फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा के प्रशासनिक सुधारों की। राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली का सत्र अगस्त 1789 में आहूत किया गया। इसे अगस्त दिवस कहते हैं। इसमें कई सारे निर्णय लिए गए, जैसे 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा का सत्र पूरी रात चला और एक ही रात में राष्ट्रीय सभा ने 30 प्रस्ताव पास कर दिए। राष्ट्रीय सभा के द्वारा अनेक प्रशासनिक सुधार किए गए, जैसे सामंतों की सुविधाएं समाप्त कर दी गईं। राष्ट्रीय सभा ने घोषणा की कि सुविधा प्राप्त और सुविधा रहित वर्ग नहीं रहेंगे। जैसे जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट वाली जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। फ्रांस में वर्गहीन समाज की स्थापना की गई। शिकार के अधिकार जो नोबल्स को प्राप्त थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। फ्रांस को 83 प्रांतों में बांट दिया गया और इन प्रांतों को आगे कैंटन्स में विभाजित कर दिया गया, यानी कि 83 जो हैं वो प्रांत बना दिए गए और 392 कैंटन्स बना दिए गए और इन्हें आगे फिर कम्यून्स, छोटी छोटी इकाइयाँ कम्यून्स में विभाजित कर दिया गया। प्रशासन का कार्य निर्वाचित संस्थाओं को सौंप दिया गया। न्यायिक अधिकारियों के चुनाव की व्यवस्था की गई। तो ये कुछ प्रशासनिक सुधार थे जो राष्ट्रीय सभा के द्वारा किए गए। अगला है समान कर प्रणाली लागू की गई और सभी वर्गों पर समान रूप से कर लागू किए गए। आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए एक कागज की मुद्रा चलाई गई जिसे नाम दिया गया असिग्नट्स नामक कागज की मुद्रा चलाई गई। जैसे सामंतों के अधिकार सुविधाएं समाप्त कर दी थी, वैसे ही चर्च की सुविधाएं भी समाप्त कर दी गई। चर्च को राज्य का एक विभाग बना दिया गया। चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और धर्माधिकारी या क्लर्जीज को नियमित वेतन देने का प्रावधान किया गया। धर्माधिकारियों के लिए आवश्यक बना दिया गया कि वो संविधान के प्रति शपथ लेंगे, ये अनिवार्य कर दिया गया। और जिन धर्माधिकारियों ने शपथ ली उन्हें ज्यूरिंग क्लर्जी यानी कि न्याय सभ्य पादरी कहा गया और जिन्होंने शपथ नहीं ली उन्हें नॉन ज्यूरिंग क्लर्जी यानी कि न्याय असभ्य पादरी कहा गया। 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने जनता के अधिकारों की घोषणा की। लफायते के प्रस्ताव के ऊपर ये हुआ था। लफायते जिसका जिक्र पहले कर चुका हूँ। 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली ने जनता के अधिकारों की घोषणा की, जिसे मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कहा जाता है। यह घोषणा समानता और स्वतंत्रता पर आधारित थी और यह घोषणा फ्रांस की प्राचीन परंपराओं की मृत्यु प्रमाण पत्र थी। इस घोषणा को फ्रांस का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी सारे प्रशासनिक सुधार राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली के द्वारा किए गए। अब अगला काम जो राष्ट्रीय असेंबली ने किया वो था नया संविधान। मिरेब्यू और सेज के प्रयासों से, व्यक्तियों के नाम है मिरेब्यू और सेज के प्रयासों से 1791 में एक संविधान तैयार किया गया जिस पर राजा ने हस्ताक्षर किए, राजा के हस्ताक्षर करवाए गए और ये फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान बना। इस संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे फ्रांस में राजतंत्र को यानी कि राजतंत्र को फ्रांस में कायम रखा गया, परंतु सीमित किस्म का राजतंत्र होगा यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। पूरी तरह जो निरंकुश राजतंत्र था वो नहीं रहेगा। कार्यकारी अधिकार राजा में निहित रखे गए। राजा के पास पूर्ण विशेषाधिकार के स्थान पर आंशिक विशेषाधिकार ही होगा, यानी काफ़ी हद तक उसकी शक्तियाँ खत्म कर दी गई। एक सदनीय विधानसभा का गठन किया जाएगा। एक ऐसी विधानसभा बनाई जाएगी जिसका एक सदन होगा। इसमें 745 निर्वाचित सदस्य होंगे। जो कर देने वाले जो सक्रिय नागरिक थे केवल उन्हीं को मताधिकार दिया गया। पूरे फ्रांस के नागरिकों को नहीं दिया गया, लेकिन जो कर भुगतान करते थे उन सक्रिय नागरिकों को ही मताधिकार दिया गया। राजा पर दबाव डाला गया और इस दबाव में आकर राजा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन वो सीमित राजतंत्र से संतुष्ट नहीं था। जून 1791 में राजा ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ देश छोड़कर भागने का प्रयास किया। पेरिस में ट्यूलरीज नामक महल में उसको बंदी बना रखा था। जून 1791 में अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन 21 जून 1791 को वार्निस नामक स्थान पर इसको पकड़कर वापस लाकर पेरिस में लाकर बंदी बना दिया गया। तो 1789 से 1791 की अवधि राष्ट्रीय असेंबली या नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा के नाम। अब अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव फ्रांस की क्रांति का है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली 1791 से 1792, यानी विधानसभा भी सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं। अब राजा और विधानसभा के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ।
देश छोड़कर जाने वाले सामंतों की गतिविधियां थी, उनका भी हम इस फेज में जिक्र करेंगे, और विदेशी हस्तक्षेप किस प्रकार फ्रांस की क्रांति में हुआ, इन सब का जिक्र इसमें होगा। तो पहला है राजा और विधानसभा के मध्य विवाद। 30 सितंबर 1791 को राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया गया और 1 अक्टूबर 1791 को 745 सदस्यों की विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ। नई जो विधानसभा थी, इसमें दो विचारधाराओं वाले दल थे। एक दल लिफायते के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र के पक्ष में था, और दूसरा दल क्रांतिकारी गणतंत्रवादियों का था, जिनके नेता थे डेंटन और रॉब्सपियर। तो ये दो विचारधाराओं के लोग इसमें थे। एक जो पूरी तरह क्रांतिकारी और गणतंत्रवादी थे, गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे फ्रांस में, और दूसरा जो सीमित राजतंत्र के पक्ष में या संवैधानिक राजतंत्र के पक्ष में थे। अब विधानसभा ने दो कानून पारित किए। पहला, न्याय असभ्य पादरी जिन्होंने संविधान के प्रति शपथ नहीं ली थी, जिनको नॉन ज्यूरिंग क्लर्जी कहा गया था, तो ये न्याय असभ्य पादरियों से संबंधित था पहला कानून, जिसके अनुसार ये कहा गया कि यदि संविधान के प्रति वो शपथ नहीं लेते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा, देश छोड़कर जाने वाले सामंतों से संबंधित था, जो उस दौरान देश छोड़कर चले गए थे क्रांति के समय। इसके अनुसार ये कहा गया कि यदि ऐसे सामंत देश लौटकर वापस नहीं आते हैं तो उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो ये दो कानून विधानसभा ने पारित किए, लेकिन राजा ने इनको वीटो कर दिया, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पीछे उसको पूर्ण निषेधाधिकार तो नहीं था, लेकिन आंशिक निषेधाधिकार उसको दिया गया था, तो उस राजा ने इनको वीटो कर दिया। देश छोड़कर जाने वाले सामंतों की गतिविधियां, थोड़ा सा उनका भी जिक्र होगा कि लुई 16वें के भाई आर्टोस के काउंट चार्ल्स 10th के नेतृत्व में देश छोड़कर जाने वाले सामंत कॉवनेड्स नामक स्थान पर एकत्रित हुए, एक जगह पर हुए एकत्रित हुए, और उन्होंने बाहर रहकर अपने लिए समर्थन जुटाने के प्रयास किए, और विदेशी शक्तियों से फ्रांस में राजतंत्र स्थापित करने के लिए समर्थन प्राप्त वो कर रहे थे। मतलब वो चाह रहे थे कि भाई दोबारा ये जो क्रांति है इसको कुचला जाए और यहाँ राजतंत्र स्थापित किया जाए। तो इसी चरण में हम आगे चर्चा करेंगे विदेशी हस्तक्षेप, क्योंकि ये जो प्रयास कर रहे थे इनके प्रयास रंग लाए, और विदेशी हस्तक्षेप भी फ्रांस की क्रांति में हुआ। मेरी एंटोइनेट, जो लुई 16वें की पत्नी है, जो इस समय फ्रांस की महारानी थी, मेरी एंटोइनेट ने अपने भाई जो ऑस्ट्रिया का शासक था लियोपोल्ड II, उससे सहायता मांगी, यानी कि फ्रांस में हस्तक्षेप की उसने मांग की। ऑस्ट्रिया के शासक ने प्रसा के शासक, जो उस समय प्रसा का शासक था, फ्रेडरिक विलियम II के साथ मिलकर एक घोषणा कर दी, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ प्लिनिड्स कहा जाता है, प्लिनिड्स की घोषणा कहा जाता है, जिसके अनुसार यह घोषणा की गई कि यदि फ्रांस में राजा की स्थिति को पुनः स्थापित नहीं किया गया तो ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर फ्रांस पर आक्रमण कर देंगे। 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, और डेंटन ने इस समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो विधानसभा में जो दो विचारधाराओं के लोग थे, उसमें एक मैंने जिक्र किया कि क्रांतिकारी गणतंत्रवादियों का था, जिनके नेता डेंटन और रॉब्सपियर। तो उस डेंटन ने इस आक्रमण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगस्त 1792 में राजा को निलंबित कर दिया गया। सितंबर 1792 में शाही वर्ग का कत्लेआम बड़े पैमाने पर मासकेर किया गया, कत्लेआम किया गया, और इस घटना को सितंबर हत्याकांड फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कहा जाता है। काफ़ी सारे जो शाही वर्ग के लोग थे उनको मार डाला गया। 1791 का संविधान असफल रहा था, अतः नया संविधान बनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की घोषणा की गई। तो अब जो तीसरा चरण आता है वो है नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 1795, और इसके अंतर्गत जिन बातों का हम जिक्र करेंगे वो हैं राजा पर मुकदमा और मृत्युदंड, दिसंबर 1792 से जनवरी 1793, एक तो ये घटना इस कार्यकाल में हुई। आतंक का युग, जिसका हम जिक्र करेंगे, मार्च 1793 से जुलाई 1794, लगभग एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय ये चला। फिर राष्ट्रीय सेना का गठन, अन्य सुधार जो किए गए, चर्च के साथ कैसे संबंधित थे, और नया संविधान, ये सारी बातों का जिक्र नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय सम्मेलन जो 1792 से 1795 की अवधि है उसके दौरान करें। राष्ट्रीय सम्मेलन का सत्र 20 अक्टूबर 1792 के दिन आरंभ हुआ और इसकी बैठकें 1795 तक होती रही। ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन था इसमें गणतंत्रवादियों का बहुमत था। जैसे पीछे जो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा था उसमें तो फिर भी दो विचारधाराओं के लोग थे कि एक क्रांतिकारी गणतंत्रवादी थे तो दूसरी तरफ लिफायते जैसे ऐसे लोग भी थे जो सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र के पक्ष में थे। लेकिन राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन जो है उसमें पूरी तरह से बहुमत गणतंत्रवादियों के हाथ में था और दो पार्टियां इस समय मजबूत थी जिनको कहा जाता है गिरोंडिन्स
और जैकोबिन्स। तो थे दोनों ही गणतंत्रवादी, लेकिन थोड़ा सा विचारधारा का फर्क था कि गिरोंडिन्स उदार गणतंत्रवादी थे और इनका संबंध दक्षिण पश्चिम में गिरोंड प्रांत से था और इसमें अधिकतर जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे। तो एक तो गिरोंडिन्स और दूसरे थे जैकोबिन्स। ये उग्र गणतंत्रवादी थे। ये सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करके फ्रांस में गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे। तो इस प्रकार ये एक संरचना थी राष्ट्रीय सम्मेलन की, और इसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं आगे होती हैं उसका जिक्र हम आगे की वीडियो में करेंगे।